जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री। आंसर की में आयोग ने 7 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, जिनमें कुछ प्रश्नों पर पीछे चर्चा की जा चुकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक अन्य प्रश्न है। आयोग ने पूछा है कि अशोक ने नेपाल में देवपतन नगर की स्थापना किसके लिए की थी। विकल्प जो थे उनमें पुत्री, पुत्र, भिक्षु और व्यापारी दिया गया। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें इतिहासकारों के अपने अपने मत होते हैं, जो परिस्थितियों को देखकर लिए जाते हैं। आप स्क्रीन पर जो पुस्तक देख रहे हैं वो श्री राम गोयल की पुस्तक का अंश है। प्राचीन इतिहास में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब लेखक कोई सामान्य बात कहता है तो एक हिंट देकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब वो एक स्पेसिफिक बात कहता है या स्पेसिफिक पुस्तक लिखता है तब उसमें गहराई से उतरकर बातों को विस्तार पूर्वक लिखता है। तो प्राचीन भारत के एक जाने माने इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में जो बहुत पतली सी है, केवल इतना लिख दिया कि अशोक ने अपनी पुत्री के लिए नगर की स्थापना की। लेकिन जब वही इतिहासकार एक स्पेसिफिक पुस्तक लिखते हैं अशोक के ऊपर, तब उसमें वो विस्तार से बताते हैं। पहली पुस्तक में तो उन्होंने इतना लिख दिया कि अशोक ने अपनी पुत्री को नेपाल भेज दिया और नगर बसा दिया। लेकिन जब वो अशोक के ऊपर स्पेसिफिक किताब लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं, बताते हैं कि अशोक स्वयं नेपाल आया और अकेला नेपाल नहीं आया, अपनी पुत्री के साथ आया और दामाद को भी साथ लाया। अब वो लेखक क्या बताते हैं, अब वो यहाँ ये नहीं बताते कि अशोक ने अपनी पुत्री के लिए नगर की स्थापना की। वो लिखते हैं कि अशोक ने अपनी राजकीय यात्रा के स्मरण हेतु नगर की स्थापना की। और ये तर्कसंगत लगता है, क्योंकि अशोक अपने कार्यों की स्मृति में स्तूपों की, स्तंभों की, शिलालेखों की स्थापना करता था। तो हो सकता है नेपाल में देवपतन नगर की स्थापना उसने अपनी राजकीय यात्रा, स्टेट विजिट के स्मरण हेतु की हो। चलिए, अब दूसरे इतिहासकार हैं जो प्राचीन भारत के जाने माने इतिहासकार हैं, श्री राम गोयल। उन्होंने लिखा है कि उससे पहले हम एक बात पूछते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का नामकरण करेंगे, किसी नगर की स्थापना करेंगे, तो उसका नामकरण किसके नाम पर करेंगे? अपने पुत्र के नाम पर, पुत्री के नाम पर, पत्नी होगी तो पत्नी के नाम पर। एक उदाहरण हम देते हैं, उससे आप और स्पष्ट समझ जाएंगे। भास्कराचार्य ने गणित पर लेखन किया और उस पुस्तक का नाम किसके नाम पर रखा? अपनी पुत्री के नाम पर, लीलावती। स्पष्ट है, लीलावती उनकी पुत्री का नाम था। तो अशोक अगर नगर की स्थापना करता तो उसका नाम अपनी पुत्री के नाम पर चारुपुर रखता, चारू नगर रखता, चारू से मिलता जुलता रखता। देवपतन नगर का बनाने का नामकरण का क्या औचित्य था अशोक के लिए? श्री राम गोयल लिखते हैं, जो अंडरलाइन है स्क्रीन पर आप उसको पढ़ लीजिए, कि अशोक की जो पुत्री थी चारुमती, उसने अपने पति के नाम देवपाल पर देवपतन नगर की स्थापना की थी। यह मत भी तर्कसंगत लगता है। अब आयोग से पूछना है कि क्या उसका लेखक केवल एक ही किताब को पढ़ता है? असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षा का प्रश्न क्या एक हल्की पुस्तक से तैयार किया जाएगा? क्या उनका लेखक अन्य इतिहासकारों के विचारों से परिचित नहीं है? अगर अन्य विचारों से परिचित नहीं है और अगर पुत्री को मान लिया जाए, तो अन्य इतिहासकार, अन्य लेखकों के विचारों का क्या होगा? क्या अन्य इतिहासकार और उनके विचारों की हत्या नहीं हो जाएगी? क्योंकि श्री राम गोयल, राधा कुमुद मुखर्जी तो अब इस दुनिया में नहीं है जो आकर आयोग को लताड़ लगाएं कि ये प्रश्न तुमने कैसे दिया। जब किसी प्रश्न पर इतिहासकारों में अलग अलग मत होते हैं तो उन सभी मतों को प्रश्न के विकल्पों में देना चाहिए, अन्यथा ऐसे विवादित प्रश्न को नहीं देना चाहिए। या आयोग अपनी एक बुक लिस्ट जारी कर दे कि हम इन्हीं किताबों को प्रामाणिक मानते हैं, अन्य किताबों के साक्ष्य मान्य नहीं होंगे। क्या राधा कुमुद मुखर्जी और श्री राम गोयल के साक्ष्य मान्य नहीं होंगे? तो इनसे बड़े इतिहासकार और कौन होते हैं? फिर तो पुरातत्ववेत्ता ही बचते हैं, खुदाई करने वाले। लिखने वालों में तो श्री राम गोयल और राधा कुमुद मुखर्जी का नाम सबसे आगे रहता है। तो जब स्पेसिफिक किताब में राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा कि अशोक स्वयं आया और राजकीय यात्रा के स्मरण हेतु देवपतन नगर की स्थापना की, या श्री राम गोयल कहते हैं कि अशोक की पुत्री चारुमती ने अपने पति देवपाल के नाम पर देवपतन नगर की स्थापना की, तो इन बातों में तर्क लगता है।
लेकिन पुत्री के लिए नगर की स्थापना करेगा और नाम देवपाल रखेगा। एक असंगत बात है। जो जैसे भास्कराचार्य ने पुस्तक लिखी तो नाम लीलावती रखा ना पुत्री के नाम पर, अब पुत्री का नाम कुछ और होता, वो कुछ और नाम लिख देते, तो ये तर्कसंगत बात नहीं है। तो आयोग को सही उत्तर कुंजी पर ही रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि सही आधार पर चयनित ही छात्रों का भला करेगा। जिसके भीतर स्वयं आग होगी वही दूसरे के दिए को प्रज्वलित करेगा। जिसके भीतर स्वयं आग नहीं है, स्वयं ज्ञान नहीं है, वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा। तो ऐसे लोग आईएएस बने, पीसीएस बने, सरकार का हुक्म बजाएं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर न बने, क्योंकि उनके पास छात्रों को देने के लिए कुछ नहीं है। जब हम छात्रों को पीसीएस आईएएस की तैयारी कराते हैं तो छात्र मैसेज करते हैं आपकी कृपा से डीएसपी की पोस्ट मिली, तो अच्छा लगता है। जब भीतर आग है तभी तो आप किसी को कुछ दे सकते हैं। ये मैसेज का स्क्रीनशॉट हमने फेसबुक पर डाला हुआ है, हमारे जन्म कुंडली ग्रुप में जाके देख सकते हैं। और कोई शंका हो तो जिसने मैसेज लिखा है डीएसपी लड़के ने, उससे जाके पूछ लीजिए, वो तो नौकरी कर रहा है, या आपने डॉक्टर सुनील को मैसेज किया है। तो कोई फर्जी बात तो होती नहीं है यहाँ ऑनलाइन पर। अगर आप ऑनलाइन फर्जी बातें करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपने जिसको पढ़ाया, जिसको बनाया, आप उसके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। वो आपका शिष्य है, आपका लड़का है, आपका चेला है, और शिष्य पर गुरु का संपूर्ण अधिकार होता है। और जब गुरु ऐसा समझता है तभी शिष्य को वो चीज़ देता है उस जो अन्य लोगों को चीज़ नहीं देता। तो ये बात दूसरी धारा में चली जाएगी। फिलहाल प्रश्न पर रहते हैं। प्रश्न ये है कि अशोक ने नेपाल में देवपतन नगर की स्थापना किस हेतु की थी। तो आयोग को विकल्प में अन्य विचारों को भी देना चाहिए कि इसके लिए की, राजकीय यात्रा के स्मरण हेतु की, या अशोक की पुत्री ने की, या 1-2 सही है, 2-3 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार प्रश्न बनाना चाहिए। और जब किसी चीज़ पर इतिहासकार एक मत नहीं है तो उस पर प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। हल्की किताब से उत्तर लेकर प्रश्न बनाना आयोग किसे फ़ायदा देना चाहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के इतिहास के प्रश्न तो गहराई से ही होने चाहिए और उनके उत्तर भी गहराई से दिए जाने चाहिए। तो चलिए फिर एक किसी दूसरे प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। 7 प्रश्न हैं कुल मिलाकर, और वीडियो हम लंबा बनाते नहीं, लंबा हो गया है। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।